सुप्रभात मुलांनो. बृहन्मुंबई महानगरपालिकातर्फे आयोजित ऑनलाईन शिक्षणमध्ये मी दुर्गा शर्मा आपल्या सर्वांच्या हार्दिक स्वागत करते. आपलं शाळा बंद आहे, पण आपलं शिक्षण चालू आहे. तर आज या शिक्षणामध्ये मी तुमच्यासाठी एक धडा घेऊन आली आहे. त्याचं नाव आहे शब्दांचा खेळ. आता या पाठामध्ये बघा 2 तुम्हाला 2 पिक्चर दिसत असेल. दोघांवर हा पाठ अवलंबित आहे. तर ह्याच्यामध्ये एक शिक्षिका आहे आणि एक त्यांची विद्यार्थिनी आहे. आता बघा या पाठाची लेखिका म्हणजे हेलन केलर. या पाठाची लेखिका आहे हेलन केलर. हा हेलन केलरचा चित्र आहे तुमच्या समोर. त्यांची फोटो आहे. आता त्यांच्याबद्दल आपण थोडंफार माहिती घेऊया. 20व्या शतकावर आपल्या अलौकिक कार्याने आणि व्यक्तिमत्त्वामुळे ज्या लोकोत्तर व्यक्तींचा प्रभाव पडला, त्यामध्ये हेलन केलर यांचे नाव अग्रगण्य आहे. आता बघा हेलन केलर हे हे अपना 20वें शतक पर जो अलौकिक कार्य मतलब जो बड़े-बड़े महान कार्य आणि व्यक्तिमत्वामुळे ज्या लोकोत्तर व्यक्तींचा प्रभाव पडला, मतलब 20वें शतक में अपने अच्छे कार्यों के कारण, अपने अच्छे व्यक्तिमत्व के कारण लोगों पर जिस व्यक्ति का प्रभाव पड़ा, त्यामध्ये हेलन केलर यांचे नाव अग्रगण्य आहे. अग्रगण्य मतलब सबसे आगे, सबसे पहले है. इन इन चीज़ों में हेलन केलर का नाम सबसे पहले लिया जाता है. अंधत्व, मुकेपणा आणि बधिरत्व असा तिहेरी अपंगत्वाशी सामना देत त्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले. अंधत्व मतलब कि अंधापन, देख नहीं पाना. मूकेपणा मतलब जिसको हम लोग गूंगा बोलते हैं, बोल नहीं पाना. आणि बधिरत्व जिसको हम लोग बहरा बोलते हैं, सुन नहीं पाना. असा तिहेरी ऐसे तीनों अपंगों का सामना देत करते हुए त्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले. उन्होंने अपना शिक्षण पूर्ण किया. अंधारातून प्रकाशाकडे नेणाऱ्या शिक्षण पर्वाचे थक्क करणारे अनुभव त्यांनी द स्टोरी ऑफ माय लाईफ या आत्मकथनात मांडले आहेत. मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाने वाले जो शिक्षण पर्व है, मतलब शिक्षा के कारण किस प्रकार से हमारी ज़िंदगी अगर अंधेरे में है तो वो अब अंधेरे में है ऐसा नहीं कि लाइट चालू किया और लाइट ऑन कर दिया तो अंधेरा और प्रकाश हो गया। यहाँ से लेखिका का बोलने का मुराद ऐसा है कि अगर जैसे हमारी ज़िंदगी जो है वो अंधकार में हो गई है, हम बहुत निचले हैं, हम बहुत दुखी हैं, लेकिन अगर आप शिक्षा प्राप्त करते हो, अगर आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हो और तो आपकी ज़िंदगी भी उज्जवल हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में भी, आपके जीवन में भी अच्छे-अच्छे कार्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि शिक्षा के कारण मेरा जो जीवन था वो अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे गया है, उसका जो अनुभव है उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन की कहानी। ये उनका आत्मकथन है। आत्मकथन आपको पता होगा कि जो हम खुद के ऊपर लिखते हैं, खुद की चर्चा, खुद के बारे में मैंने क्या महसूस किया, मेरे साथ क्या-क्या हुआ, हर एक घटना उसमें लिखी जाती है। तो ये सारी जो इन्होंने एक बुक लिखी, उसके अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी। पर वो बुक क्या थी? इंग्लिश में थी. इसलिए त्याचा मराठी अनुवाद श्री माधव कर्वे यांनी माझी जीवन कहानी या पुस्तकारूपाने केला और उनकी जो बुक है द स्टोरी ऑफ माय लाइफ इसका मराठी में अनुवाद करके सेम वैसा ही लिखा है बट उसका ट्रांसलेशन किया है मराठी में माधव कर्वे जी ने, जिसका नाम है माझी जीवन कहानी. अब हम देखेंगे, आता अपन बघू या पाठाची मध्यवर्ती कल्पना मतलब ये पाठ में एक्चुअली में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसको शॉर्ट में हम देख लेते हैं. प्रस्तुत उतारा माझी जीवन कहानी हेलन केलर अनुवाद माधव कर्वे या पुस्तकातून घेतला आहे, जो कि अभी हमने पहले देखा. हेलन कर्वे की जो बुक है द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, उसका अनुवाद माधव कर्वे जी ने किया है माझी जीवन कहानी और ये जो आपके सामने पाठ प्रस्तुत है, यह पाठ उसी बुक में से लिया गया है.
अपंगत्वामुळे भाषा शिक्षणात येणारे अडथळे व अडथळे दूर करण्यासाठी त्यांनी व त्यांच्या शिक्षिकेने केलेले प्रयत्न याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात केले आहे. मतलब अपंगत्व के कारण मतलब कि जो उनके अंदर कमी है, अंधत्व, मूकेपना आणि बहिरेपना, इसके कारण शिक्षण में कौन-कौन सी रुकावटें आती थी और उन रुकावटों को दूर करने के लिए हेलन केलर और उनकी टीचर इन दोनों ने क्या-क्या प्रयत्न किया, वह सारी चीज़ों का वर्णन इस पाठ में किया गया है. आता आपण पाठाची सुरुवात करतो. माझ्या आठवणीतला आयुष्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा दिवस म्हणजे माझ्या बाई ॲनी मॅन्सफील्ड सुलिव्हन मला शिकवायला आल्या तो दिवस। अभी देखो, वो बोलते हैं कि मेरे जा मतलब मैं जब होशियार हुई, जब तक जहाँ तक कि मुझे याद है, मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिवस मतलब कि मेरी टीचर, यहाँ बाई मतलब बाई नहीं है, बाई मतलब मराठी में बाई टीचर को कहा जाता है। म्हणजे माझ्या बाई, मेरी टीचर एनी मैन्सफील्ड सुलिवन एनी मैन्सफील्ड सुलिवन मुझे जब पढ़ाने के लिए आई फर्स्ट डे मेरे मेरे लिए, तो वो मेरी ज़िंदगी का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अब क्यों? ये आपको आगे पाठ में पता चलेगा। 2 अगदी परस्पर विरोधी आयुष्य कशी एकत्र येतात याचं मला नवल वाटतं. मतलब 2 अलग-अलग जो अलग-अलग एकदम ज़िंदगियाँ हैं, वो एक साथ कैसे आकर हमने किया, इसका मुझे बहुत नवल वाटतं. मतलब मुझे बहुत आश्चर्य होता है इस चीज़ का. 3 मार्च 1887 मला 8वं वर्ष लागायला 3 महीने बाकी होते. बोलती है 3 मार्च 1887 को मुझे 8वां वर्ष लगने के लिए 3 महीना बाकी था. त्या दिवशी दुपारी मी पोर्चमध्ये उभी होते और इस दिन दोपहर को मैं पोर्च में खड़ी थी. पोर्च मतलब क्या? बरामदा, जिसे हम लोग गैलरी बोलते हैं. मैं पोर्च में खड़ी थी. शांत कशाच्या तरी अपेक्षेत आईच्या खाणाखुणा आणि घरातल्या लगबगीवरून आज काहीतरी वेगळं घडणार आहे याचा मला साधारण अंदाज आला. मतलब वो बोल रही है कि जब मैं वहाँ पे बैठी थी तो शांत कशा तरी अपेक्षित मतलब वो किसी उम्मीद में बैठी थी, किसी इच्छा को लेकर बैठी थी. आईच्या खाणाखुणा आणि घरातल्या लगबगीवरून मतलब आईच्या खाणाखुणा खाणाखुणा मतलब कि आई कुछ फटाफट-फटाफट हिला रही है, डुला रही है और लगबगी मतलब कि बहुत घाई कर रही थी किसी भी चीज़ को करने के लिए. तो बोलती है की आईच्या हा खाणाखुणा आणि लगबगी धावपळ बघून आईच्या हा धावपळ बघून जैसे हस्टल-बस्टल फटाफट कोई भी की चीज़ करना, जल्दी करो कोई आने वाला है, कोई आने वाला है. जब कोई मेहमान आने वाला रहता है तो हमारे घर में कैसे काम होता है. तो वो देख तो नहीं सकती थी पर उन्हें महसूस हो रहा था क्योंकि वो सामानों की आवाज़ों से भी उन्हें नहीं लेकिन वो इतने दिन से अपने मम्मी-पापा के साथ रहती थी उन्हें महसूस हो रहा था कि आई आज बहुत घाई में है। तो ये सारी चीज़ों को महसूस करने पर उनको ये अंदाज़ा लगता है की आज कोई तो कुछ तो अलग होने वाला है. म्हणून मी दारापाशी जाऊन पायऱ्यांवर वाट पाहत राहिले और इसीलिए जो हेलन केलर है वो क्या की अपने दरवाजे के पास जाकर खड़े होकर राह देख रही थी कि कौन आने वाला है जिसके लिए आई इतनी धावपळ कर रही है. अचानक पोर्च झाकून टाकणाऱ्या हनीसकल वेलीच्या जाळ्यामधून ऊन वाट काढत आलं आणि माझ्या उंचावलेल्या चेहऱ्यावर पसरलं. बोलती है अचानक पोर्च झाकून टाकणारा हनीसकल वेली. हनीसकल वेली मतलब ये एक ट्री है, जैसे आपका मनी प्लांट ट्री होता है ना, वैसा हनीसकल भी ट्री होता है जिसको जाली में ऐसे लगाया जाता है और वो बहुत फैला हुआ होता है, पूरा ढक लेता है वो. तो वो बोलती है कि हमारे जो गैलरी है उस वो हनीसक्कल की ट्री से पूरा भरा हुआ है। तो उसमें से हनीसक्कल के जाल में से एक जो धूप है वो अपना रास्ता निकालते हुए मुझ तक आती है और मेरे चेहरे पर फैल जाती है। देखो बहुत सुंदर दृश्य का वर्णन करने की कोशिश की है यहाँ पे हेलन केलर ने, जबकि वो देख नहीं सकती थी, फिर भी उनका जो उनके मन की और उनके महसूस करने की जो कला है, उसका वर्णन उन्होंने इसमें किया है।
नकळतच माझी बोटं बाजूच्या सवयीच्या पाठावरून आणि ऋतूच्या स्वागत करायलाच उमालव्यात, तशी कड्यावरून फिरली. मतलब मेरी मेरी जो उँगलियाँ हैं, वो बाजू में जो पत्ते थे और वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए वो पत्तों का स्वागत करने वसंत ऋतु में नए-नए फूल और नए-नए पत्ते आते हैं। तो बोलती हैं कि उनका स्वागत करने के लिए मेरी उँगलियाँ क्या है, वो पत्तों पर और वो कलियों पर घूमने लगी. भविष्यात माझ्याकडे काय चमत्कार लिहून ठेवलाय याची काही मला कल्पना नव्हती. बोलती है कि भविष्य में मेरे साथ क्या होने वाला है, इसकी मेरे साथ क्या चमत्कार होने वाला है, इसकी मुझे थोड़ी भी कल्पना नहीं थी। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि आज आपके सामने लेखिका का चैप्टर है और अभी जो हम उनकी जीवनचर्या पढ़ रहे हैं, जो उनका शुरुआती जीवन पढ़ रहे हैं, उसमें आप देखते हो कि वो ना बोल सकती है, ना देख सकती है, ना सुन सकती है। और वो कुछ भी नहीं कर पाती हैं, उन्हें शब्दों का ज्ञान तक नहीं है. त्याआधी काही आठवडे रागानं आणि कडवटपणानं मन इतकी व्यग्र झालं होतं, की त्या स्वतःशीच चाललेल्या सततच्या झगडानं मी अगदी थकून गेले होते. वो बोल रही है कि उस दिन के पहले मतलब मुझे मेरे जो अपंगत्व है देख नहीं पाना, सुन नहीं पाना, बोल नहीं पाना, तो मेरा मन उस चीज़ से इतना व्याकुल हो गया था कि मैं खुद से लड़ाई कर रही थी कि अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे जो महसूस हो रहा है मैं किसी को बता नहीं पा रही हूँ, मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ। तो खुद के सेल्फ से वो लड़ रही थी और इन सब चीज़ों से लड़ते-लड़ते उनका मन और वो खुद बहुत थक गई थी. दाट-धुकं असताना तुम्ही कधी समुद्रावर गेलाय? दाट-धूप मतलब कि जिसको ओस बोलते हैं, जिसको हम लोग कोहरा बोलते हैं, कि जब कोहरा छाया हुआ रहता है, उस समय आप समुद्र पे कभी गए हो? देखो जैसे कि आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है व्हाइट व्हाइट पूरा दिख रहा है, आगे अंधेरा थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे तो उसे कोहरा बोलते हैं. अशा वेळी वाटतं सहज स्पर्श करता येईल असा पांढऱ्या अंधारानं आपल्याला वेढलंय आणि तसा धुक्यातून जहाज वाट काढत की नाऱ्यांच्या दिशेनं येत असतं. वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि इस सफेद अंधेरे ने हमें घेर लिया है और इस सफेद अंधेरे के धुएँ से जहाज जो है वो रास्ता निकाल कर किनारे की तरफ आ रही है। और लेकिन जब तक नाव जो है किनारे तक नहीं आ जाती तब तक हमें क्या रहता है मानसिक तनाव कि नाव को दिख रहा है कि नहीं वो कैसे आएगी और हमें भी नहीं दिख रहा होता है कि वो आ रही है या नहीं आ रही है. तो हमारा छाती धडपडत असते म्हणजे हमारा मन जो है वो घबराता रहता है. वाटतं आता काय होणार? ऐसा लगता है अब क्या होगा? अब क्या होगा? आणि शिक्षणाला सुरुवात होण्याआधी माझी अवस्था त्या धुक्यात सापडलेल्या जहाजासारखी होती और शिक्षण शुरू होने से पहले मेरी अवस्था भी उस कोहरे में चल रही नाव की तरह थी. फरक इतकाच की माझ्याकडं होकायंत्र वगैरह काहीच नव्हतं. लेकिन अंतर इतना था कि मेरे पास होका यंत्र वगैरह कुछ भी नहीं था क्योंकि नाव भले कोहरे में चल रही है लेकिन होका यंत्र से नाव को दिशा पता चलती है. कि मुझे कौन-सी दिशा में जाना है मुझे बंदरगाह तक पहुँचने के लिए. बट मेरे मेरे साथ तो मेरे पास तो होका यंत्र भी नहीं था आणि बंदर किती जवळ आलंय तेही कळायला काही मार्ग नव्हता और बंदरगाह कितना नज़दीक आ गया है, ये जानने के लिए भी मेरे पास कोई मार्ग नहीं था. प्रकाश हवाय मला, असं माझ्या आत्म्याचं निःशब्द आक्रंदन चालायचं. मतलब उनके अंदर ऐसा चलता था कि अरे मुझे प्रकाश चाहिए, मुझे मेरा निःशब्द आक्रंदन मतलब कि वो बोल तो नहीं पाती थी, अबोल आक्रोश उनका उनका अबोल आक्रोश था. मतलब बिना बोले वो अंदर से वो कर रही थी कि मुझे प्रकाश चाहिए. आणि नेमक्या त्याच हव्याच्या क्षणी प्रेमाच्या प्रकाशात मी न्हाऊन न्हाऊन निघाले. और वो बोलती है कि उसी उसी हव्यासा मतलब उसी चाहने की क्षण में मैं प्रेमाच्या प्रकाशात मी न्हाऊन निघाले और प्रेम के प्रकाश से मैं वहां से नहा के निकल गई उस अंधकार से. अब कैसे हुआ वो सब कुछ वो हम आगे देखेंगे. माझ्याजवळ कुणीतरी येतंयच मला जाणवलं. आईच आहे असं समझून मी हाथ पुढे केला. लेखिका बोलती है कि मेरे पास कोई आ रहा है ऐसा मुझे महसूस हुआ, लेकिन वह माँ है ऐसा मुझे लगा कि मेरे मेरे करीब मम्मी आ रही है.
तर दुसऱ्याच कोणीतरी माझ्या हातात हात घेतला आणि मला उचलून कडेवर घेतलं. लेकिन कोई और ही मुझ मेरे हाथ में हाथ लेता है और मुझे उठाकर गोदी में लेता है. ह्याच माझ्या बाई ॲनी सुलेवन और यही थी मेरी टीचर ॲनी सुलेवन. त्या मला शिकवायला आल्या होत्या व मुझे पढ़ाने के लिए आई थी. त्याही पेक्षा जास्त माझ्यावर मायेची पाखर घालायला और पढ़ाने से ज़्यादा वह मुझे प्रेम देने आई थी, वह मुझे प्यार करने आई थी, ऐसा लेखिका को लगता है. क्योंकि एनी सुलेवन ने उनको इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया कि उन्हें लगता है कि वो मुझे पढ़ाने से ज़्यादा मुझे प्यार करने आई थी. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच बाई मला आपल्या खोलीत घेऊन गेल्या. दूसरा दिन सुबह-सुबह बाई मुझे अपनी रूम में लेकर गई. त्यांनी मला एक बाहुली दिली. पर्किन्स इन्स्टिट्यूशन मधल्या अंध मुलांनी माझ्यासाठी ही भेट पाठवली होती. मतलब एनी सुलेवन ने उन्हें बताया कि पर्किन्स इंस्टीट्यूशन के विद्यार्थी जो है, जो अंधे बच्चे पर्किन्स इंस्टीट्यूशन जो है, वहाँ अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है. तो बोलती है कि उन बच्चों ने तुम्हारे लिए ये गुड़िया जो है वो गिफ्ट के रूप में भेजी है. बाहुली लारा ब्रिजमननं सजवली होती. वो गुड़िया एकदम सजाई गई थी. अर्थात हे सगळं मला कालांतरानं कळलं और ये सब मुझे कुछ दिनों के बाद समझ में आया. थोडा वेळ मी या बाहुलीशी खेळल्यावर बाईंनी बोटांनी हळूच माझ्या हातावर अक्षरं जुळवली. बोलती है कि थोड़ी देर तक उस गुड़िया से मैं जब खेलने लगी उस गुड़िया से थोड़ी देर तक खेलने के बाद जो टीचर है उन्होंने क्या किया मेरे हाथों पे उंगलियों के द्वारा उन्होंने अक्षरों को लिखना शुरू किया. DOLL हा बोटांचा खेळ मला फार आवडला. क्या लिखा उन्होंने DOLL लेकिन अब अभी लेखिका को ये नहीं पता था कि वो अक्षर लिख रही है कि क्या लिख रही है। उन्हें पता था कि सिर्फ वो उँगलियाँ घुमा रही है, तो जिस दिशा में उँगलियाँ घुमा रही है और लेखिका भी उसे करने का प्रयास करती थी, तो उन्हें ये खेल बहुत पसंद आ रहा था. मीही बाईप्रमाणे बोटं फिरवू लागले. मैं भी टीचर के जैसे उँगलियाँ घुमाने लगी. शेवटी जेव्हा एकदा मी ती अक्षरं बरोबर काढली, तेव्हा बालसुलभ आनंद आणि अभिमानानं फुलून आले. देखो वो देख नहीं सकती थी, लेकिन जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उनकी जो महसूस करने की जो क्षमता होती है जो अपनी पचेंद्रियाँ होती है, उनसे उनको महसूस होने की क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है. तो उनका वो जिस दिशा में जैसा बाएँ घुमाती थी उँगलियाँ उनके हाथों पे, वो भी वैसे घुमा-घुमा के ट्राई करते-करते जब उन्हें लगा कि हाँ, मेरा एकदम करेक्ट बाई के जैसे मैंने उँगलियाँ घुमा ली है, तो वो बहुत खुश हो गई. उन्हें बहुत अभिमान हुआ, बहुत गर्व होने लगा कि अरे मैंने कर लिया. धावतच जिना उतरून मी आईपाशी गेले और दौड़-दौड़ कर सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं अपनी माँ के पास गई. तिच्यासमोर हात धरून त्यावर पुन्हा एकदा मागाचीच अक्षरं बोटांनी जुड़वून लिहिली और उनके सामने हाथ करके मैंने फिर से वो पिछला अक्षर उंगलियों से पिछले अक्षर को जुड़ाकर लिखा. मी एक शब्द जुळवत होते हे काही मला त्यावेळी माहीत नव्हतं. मैं एक शब्द लिख रही थी, शब्द को जोड़ रही थी, यह मुझे कुछ पता नहीं था उस वक्त. किंबहुना शब्द म्हणून काही असतं हे तरी मला कुठं ठाऊक होतं. मुझे तो ये भी नहीं पता था कि शब्द क्या होते हैं, शब्द किसे बोला जाता है, यह भी मुझे पता नहीं था. मी फक्त बोटांनी बाईचं अनुकरण करत होते. मैं सिर्फ उंगलियों से जैसा-जैसा टीचर कर रही है, वैसा-वैसा करने की कोशिश कर रही थी. नंतरच्या दिवसात मी याच पद्धतीनं पिन, हॅट, कप असे की तिसरी शब्द आणि बसणं, उभं राहणं, चलणं अशी थोडी क्रियापद ही सीखले. मतलब ऐसे छोटे-छोटे शब्द उन्होंने सीखा और फिर क्रिया वो भी सीखा चलना, खड़े रहना, ये सारी क्रियापद उन्होंने सीखी. बरेच दिवस बाईबरोबर राहून प्रत्येक वस्तूला काहीतरी नाव असतं, हे माझ्या लक्षात आलं. वो बोलती बहुत दिनों तक मेरी जो टीचर है उनके साथ रहते-रहते और ये सब सीखते-सीखते मुझे ऐसे पता चला कि प्रत्येक चीज़ों को एक नाम होता है. देखो अब तक उनको कुछ भी उनका अक्षर से उनकी पहचान ही नहीं थी. लेकिन टीचर के साथ रहते-रहते उन्हें पता चला कि हर एक चीज़ को एक नाम होता है.
एक दिवस मी माझ्या नव्या बाहुलीशी खेळत असतानाच बाईंनी माझी जुनी चिंध्या झालेली बाहुली माझ्या मांडीवर ठेवून पुन्हा हातावर लिवलं. बोलती है कि एक दिन क्या हुआ कि जब मैं मेरी नई गुड़िया से खेल रही थी और तभी मेरी टीचर ने मेरी जूनी जो गुड़िया टूट चुकी थी, उस टूटी हुई गुड़िया को मेरे मांडी पे रखा और फिर से मेरे हाथ पर लिखा DOLL म्हणजे दोन्ही बाहुल्यांना शब्द एकच. मतलब देखो उन्होंने ये सिखाने की कोशिश की कि चाहे गुड़िया नई हो चाहे जूनी हो उसके लिए शब्द जो है वो एक ही है। तो उन्होंने उनकी जूली जूनी वाली बावली को उनके मांडी पे उनके पैरों पे रखते हुए और DOLL फिर से उनके हाथों पर उंगलियों के द्वारा लिखा। तो इससे उन्होंने ये समझाया कि ये दोनों का नाम एक ही है. त्याआधी MUG मग आणि WATER म्हणजे वॉटर मतलब उसके पहले उन्होंने मग, वाटर ये सारे शब्दों को भी मुझे सिखाने की कोशिश की. तर मी हट्टानं म्हणायची म्हणजे वॉटर तर मी हट्टानं म्हणायची, म्हणजे खड़ा-खून करतच. मतलब अब उनको क्या हो गया है, चिढ़ आ रही है कि मतलब इशारा कर रही है वो कि नहीं, नहीं, बस, बस ऐसा। नहीं, नहीं का इशारा करती है, की नाही आहे बस अब मुझे और नहीं सीखना. माझा हा गोंधळ बघून त्यांचा हिरमोड झाला और मेरी ये गोंधळ ये जो मैंने बीच में ही नहीं, नहीं करना शुरू कर दिया, ये सब देखकर वो निराश हो गई. कौन? उनकी टीचर आणि त्यांनी तो विषय तेवढ्यावरच ठेवला और उन्होंने उसको वहाँ पर ही रोक दिया. पुन्हा कधीतरी तानमान बघून हे शब्द शिकवावेत, असं त्यांनी ठरवलं असावं. बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचा कि कभी मैं आगे-पीछे देखकर ये विषय फिर से पढ़ा दूँगी. ऐसा उन्होंने निश्चय किया होगा. आता पुन्हा बाहुलीवरून त्यांचं शिकवणं सुरू झालं होतं. इसीलिए बाद में फिर से गुड़िया से सिखाना उनका शुरू हो गया था. त्यांचं ते पुन्हा-पुन्हा सांगणं सहन न होऊन मी माझी नवी बाहुली हिसकावून जमिनीवर आपटली. अब देखो उन्होंने क्या किया फिर से जैसे उन्होंने गुड़िया से उनको सिखाना शुरू किया था, वैसे फिर से सिखाना शुरू किया. अब बार-बार वही सीखना क्या हो रहा था, हेलन केलर को अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें गुस्सा आ रही थी. तो उन्होंने क्या किया, गुड़िया को छीनकर जमीन पर फेंक दिया. त्या बाहुलीचे तुकडे होऊन माझ्या पायांशी पडलेले मला जाणल्यावर मला उकड्या फुटू लागल्या और जब उन्होंने फेंका तो वो बावली के जो है वो टूट गई और वो टूटने के बाद क्या हुआ कि उन्हें कैसे पता चला कि वो टूट गई क्योंकि उनके जो टुकड़े-टुकड़े थे वो उनके पैरों पर आके छुआते हैं, स्पर्श होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब ये बावली टूट गई है और उन्हें बहुत खुशी होती है कि चलो बावली टूट गई अब तो टीचर मुझे पढ़ाएगी ही नहीं ये वाला. बरं झालं, एकदाची पीडा गेली. मग ती अच्छा हुआ एक ही बार की झंझट चली गई. एवढा थैथयाट करूनही ना खंत ना खेद असा माझा अविभार्व होता. वो बोलती है कि इतना मैंने किया टीचर को नाराज़ किया और मैंने बावली तोड़ दी जो कि मुझे गिफ्ट में मिली थी। लेकिन फिर भी मुझे कोई दुःख नहीं हो रहा था। मुझे कोई चिंता नहीं हो रही थी कि अरे मेरी बावली टूट गई, ऐसी मुझे कोई भी चिंता नहीं हो रही थी। मेरा व्यवहार वैसा ही था. ती बाहुली माझी नावडती होती ना. माझ्या निश्चल, अंधाऱ्या जगात हळव्या हळूवार भावना कुठून उगवणार? वो बोलती है, "नहीं, वो बावली तो मेरे पसंद की नहीं थी ना." ऐसा वो मन में सोच लेती है. वो बोलती है कि अरे मेरा जो ये निश्चल मन है जो मेरा ये निश्चल मन है उसके अंदर मेरा ये जो अचल मन है उसके अंदर एकाएक इतनी सारी भावनाएँ कहाँ से पैदा होगी? मुझे तो शब्दों की भी जानकारी नहीं थी. तो मेरे ये निश्चल मन में इतनी सारी भावनाएँ एक बावली के लिए भी कैसे पैदा होगी? आता पुढच्या स्लाईड बघूया आपण. बाईंनी मात्र बाहुलीचे ते तुकडे झाडून शेकोटीजवळ एका बाजूला लोटले. वो बोलती है टीचर ने क्या किया, सारे बावली के जो टुकड़े थे उनको इकट्ठा करके झाड़ू से शेकोटी जवळ शेकोटी मतलब आपको पता है ठंडी में जो लकड़ियाँ हैं उसको जलाया जाता है, तापा जाता है. तो वहाँ शेकोटी के पास उन्होंने क्या किया उसे रख दिया. माझी डोकेदुखी गेल्यानं मलाही हायसं वाटलं. और फिर वो बोलती है
कि जब मुझे जो गुस्सा था मैंने जो तोड़ दिया था और जब मैं बैठी थोड़ी देर तक जब मेरा दिमाग शांत हुआ, मेरा सर दर्द बंद हुआ, तब मेरे मन को थोडी-सी शांती लगी. बाईंनी माझी हॅट माझ्या हातात ठेवल्यावर मी ओळखलं और फिर देखो उनकी टीचर क्या करती है, जो हैट है मतलब टोपी उनके हाथ में रखती हैं और जब हैट उनके हाथ में रखती है, टोपी उनके हाथ में रखती है, तो हेलन केलर क्या है वो समझ जाती है. आता बाहेर छान उबदार उन्हात जायचंय. बोलती है कि मुझे समझ में आ गया कि अब बाहर हमें अच्छे से धूप में जाना है, इसीलिए मुझे टोपी दे रही है टीचर पहनने. या विचारानं मी पुन्हा आनंदानं टुनटुन उड्या मारू लागला. देखो पहले वो उदास थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उन्हें उसे टीचर हैट देती है, तो वो समझ जाती है कि अब मुझे बाहर घूमने जाना है, वाह! मज़ा आएगी। और ये सब सोच के वो क्या करती है टुनटुन उड्या मारू लागला मतलब खुश हो जाती है कि चलो अब बाहर जाने मिलेगा, बाहर जाने मिलेगा. आणि पाऊल वाटेनं जात आम्ही विहिरीपाशी आलो. वो बोलती है पाऊल वाटे नहीं, पाऊल वाटे मतलब कि चलते हुए जाते-जाते हम लोग एक विहिरी जवळ मतलब पानी निकालने का जो साधन होता है, विहीर कुएँ को भी बोला जाता है और जो पानी निकाला जाता है हापसा उसे भी बोला जाता है. तो वो बोलती है कि हम लोग कुएँ के पास पहुँचते हैं आणि त्या पाण्याच्या धारेत बाईंनी माझा हाथ धरून ठेवला और उस पानी की धार में बाई ने क्या किया, मेरा हाथ ऐसे पकड़ के रखा. जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि पानी निकल रहा है और वो हेलन केलर का हाथ पानी के धार के नीचे है. एका हातावरून अजून थंडगार पाण्याचे ओघळ वाहत असतानाच बाईंनी त्याच हातावर बोटांनी शब्द लिहिला और एक हाथ पर ठंडगार पानी गिर रहा था और बाई ने क्या किया, उसी हाथ पर उंगलियों से शब्द लिखा WATER. आधी सावकाश, मग झरझर. पहले क्या किया उन्होंने स्लो पानी वो किया और लिखा WATER. फिर फटाफट पानी किया और फिर लिखा कि WATER. तो देखो अब वो गुड़िया से ही उनको दूसरी चीजें सिखाने की कोशिश कर रही थी. पर अब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ है, उस चीज़ के पास ले जाकर उनको पढ़ाने की शुरुआत की. इस पे क्वेश्चन भी है कि वॉटर शब्द कसं शिकवला? तो ये आपको ध्यान से देखना है. मी एकदम निश्चल उभी राहिले. वो बोलती है कि मैं एकदम स्टिल वहां पे खड़ी हो गई शांत से. माझं सगळं लक्ष बाईच्या बोटाच्या हालचालीवर एकवटलं. वो बोलती है मेरा पूरा ध्यान टीचर की जो उँगलियाँ जिस प्रकार से चल रही थी, उस हलचल पर मैंने कर लिया था मेरा पूरा ध्यान. एकाएकी इतके दिवस आपण काहीतरी विसरून गेलो होतो. वो बोलती है अचानक से इतने दिनों तक मैं भूल गई थी. याची अस्पष्ट जाणीव झाली और इसकी मुझे जानकारी हुई, मुझे महसूस हुआ. गमावलेली स्मृती परत परत येण्यातला थरार मी अनुभवला. मैं जो भूल गई थी वो फिर से मुझे याद आ रहा है, उसका अनुभव मुझे हुआ. WATER. वाह! वाह! आणि भाषेचं कोड एकदम माझ्या समोर उलगडलंच. वो बोलती है देखो अभी उन्होंने थोड़ा-थोड़ा वाह! वाह! ऐसा बोलने की शुरुआत भी की. और वो बोलती है कि भाषा की जो कड़ियाँ हैं, वो मेरे सामने एकदम आकर खड़ी हो गई है, मेरे सामने पूरी उगल गई है. बहुत सारी भाषा की कड़ियाँ आ गई है, ऐसा उन्हें महसूस होता है. अरेच्या! पाणी म्हणजे आपल्या हातावरून थंडगार नाचत, उसळत काहीतरी जातं ते. मतलब उन्हें समझा कि पानी वाटर मतलब कि जो मेरे हाथ में से ठंडा-ठंडा घूमते हुए जा रहा है, उसे ही पानी कहते हैं. यह उन्हें समझ में आने लगा. त्या एका जिवंत चैतन्यमय शब्दानं माझ्या आत्म्याला जैसी जाग आणली और एक ये जीवंत मतलब उन्होंने महसूस किया कि भई ये पानी वो जो रोज़ पीती हैं और ये पानी को आज उन्होंने छुआ कि इसे ही पानी कहा जाता है.
तो इस चीज़ का जो नाम है परफेक्टली उन्हें पता चला जिससे वो बोलने की भी कोशिश करने लगी। तो उनके अंदर एक चेतना निर्माण हुई कि नहीं मुझे अभी और नई-नई चीज़ें जाननी है, मुझे और नई-नई चीज़ें जाननी है। ये चेतना उनके अंदर निर्माण होती है। प्रकाश, आशा, आनंदाची उधळण केली, मुक्त केलं. अजूनही असे या वाटेत बरेच अडथळे होते. मतलब प्रकाश, आशा, आनंद ये सारी चीज़ें उनके अंदर आने लगी और अभी इस रास्ते में और कठिनाइयाँ हैं, यह भी उन्हें पता चला, पण लवकरच ते दूर होणार होते। लेकिन अब जल्दी मेरे रास्ते की जो कठिनाइयाँ हैं, वो दूर होने वाली है। देखो, वो पानी खुद से लेकर और फिर से उसे महसूस करती हैं कि ये जो ठंडा-ठंडा मेरे हाथों पर आ रहा है, वो उसे ही पानी कहा जाता है, उसे ही वाटर कहा जाता है। विहिरीपासून मी परतले, तेव्हा मन नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी आतुर झालं होतं. वो बोलती है जब मैं वहाँ से वापस आती हूँ, तब मेरा जो मन है वो नई-नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत आतुर हो गया था, बहुत उतावला हो गया था. आता प्रत्येक गोष्टीला नाव होतं आणि नावा-नावातून उमलत होता एक-एक नवा विचार. वो बोलती है कि हर एक चीज़ को कुछ न कुछ नाम है। हर एक चीज़ को कुछ न कुछ नाम है और हर एक नाम से एक नया विचार उत्पन्न होता है। जैसे आपके सामने चित्र दिख रहा है कि जैसे ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है सूर्योदय, सूर्यास्त, तो सूर्योदय इसको भी एक नाम है। तो अब हर एक शब्द से एक नए विचार उत्पन्न होते हैं मतलब देखो सूर्योदय से हमें पता चलता है कि चाहे कितना भी बुरा हो लेकिन नया दिन आता है और नए कार्य को करने का मौका हमें मिलता है। और सूर्यास्त मतलब हम दिन भर काम कर के थकते हैं और फिर अपने मन को शांति देते हैं और कल के लिए जो करने वाले हैं उसका हम मनन गठन करते हैं। तो यह एक नए-नए विचार हर एक चीज़ से एक नया विचार निकलता है। तो उन्हें पता चलता है कि हर एक चीज़ को एक नाम है और उस नाम से नए-नए विचारों की निर्मिती होती है। घरात आल्यावर मी स्पर्श करायची। घर में आने पर मैं स्पर्श करती थी, हर एक वस्तु को मैं छूती थी, हर एक चीज़ को मैं देखती थी. जशी स्पर्शागणिक चैतन्यानं थरथरायची और वो बोलती हैं कि मेरे अंदर हर एक चीज़ को छूने के लिए थरथरायची मतलब विलक्षण आश्चर्यचकित करणारी भारित भावना. वो बोलती है कि हर एक वस्तु को छूने के बाद मेरे अंतर्गत एक आश्चर्य करने वाली भावना आती थी। मैं थ्रिलिंग होता था मैं काँपती थी कि कुछ तो इसमें भी होगा अलग, कुछ तो और चीज़ें इसमें होगी, कुछ तो अलग विचार इसमें से निकलेंगे। आणि मला जशी एक वेगळीच नवी दृष्टि मिळाली होती और ऐसा लगता है कि मेरे अंतर्गत मैं आँखों से नहीं देख सकती थी, लेकिन एक नई देखने की दृष्टि, एक नई देखने की आँख मुझे जो है वो मिल गई थी. आता या दृष्टीतून मी सगळं पाहत होते और इस नई दृष्टि से मैं सब कुछ देख पा रही थी. दारापाशी आल्यावर मला मी मोडलेल्या बाहुलीची आठवण झाली और जब मैं अपने घर के दरवाजे की तरफ आती हूँ, तब जो गुड़िया मैंने मोड़ के तोड़ दी थी, मुझे उस गुड़िया की याद आती है, उस गुड़िया का ध्यान आता है मुझे. साचपडत शेकोटीजवळ लोटलेले बाहुलीचे तुकडे मी गोळा करून उचलले और मैं चाचपट मतलब जल्दी-जल्दी से जाकर उस सिक्योरिटी के पास मैंने जो गुड़िया तोड़ी थी और जो मेरी टीचर ने वो गुड़िया के जो टुकड़े थे जो वहाँ जमा करके रखी हुई थी, उन्होंने क्या किया वो उनके टुकड़ों को क्या किया फिर से उठाई. किसने? हेलन केलर लेखिका ने. तुकडे जोडून पाहत पुन्हा त्यांची बाहुली करण्याचा मी कसोशीनं प्रयत्न करत राहिले. और उस गुड़िया के टुकड़ों को कसोसीना मतलब कि मन से एकदम पूरी कोशिश करके मन से कोशिश कर रही थी वो कि किसी प्रकार से ये बावली के जो टुकड़े हैं ये जुड़ जाए और मेरी गुड़िया फिर से बन जाए. और वो आता माझ्या हातून घडलेल्या चुकीची जाणीव होऊन माझे डोळे भरून आले. देखो पहले जब वो गुड़िया तोड़ती है तो उनको कोई दुःख नहीं होता है, उन्हें को लगता है नहीं क्या ये मेरी पसंद की नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको किसी चीज़ की
उनके स्पर्श में कुछ आया ही नहीं था, उनके मन में कोई भावना ही नहीं निर्मित हो पाती थी। उन्हें किसी शब्दों की जानकारी नहीं थी, उन्हें कोई व्यवहार नहीं पता था। तो उनके अंदर कुछ किसी भी चाहे सुख का हो, चाहे दुखी का हो, किसी चीज़ से उनको कोई भावनाएँ जुड़ी हुई नहीं थी। उन्हें सिर्फ़ ये था कि मुझे प्रकाश चाहिए। तो जब उन्हें धीरे-धीरे शब्दों की जानकारी होती है और हर एक शब्द से निकलने वाले विचारों की जानकारी होती है, तो उन्हें लगता है कि अरे! मैंने मेरी गुड़िया को तोड़ के बहुत बड़ी गलती की है और फिर उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। देखो तोड़ने पे आँसू नहीं आए, लेकिन बाद में उस गुड़िया के लिए उनके मन में भावनाएँ निर्मित हो जाती है, इसीलिए उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। पहिल्यांदाच मला खऱ्या अर्थानं पश्चाताप झाला। वो बोलती हैं कि ये जो ज़िंदगी है मेरी उस लाइफ़ में उस समय की उस लाइफ़ में पहली बार मुझे सच्चे अर्थ में किसी चीज़ के लिए पश्चाताप हुआ आणि फार वाईट वाटलं और मुझे बहुत दुःख हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया? इस चीज़ का मुझे बहुत दुःख हुआ। तो ये जो चॅप्टर आहे त्याच दिवशी मी खूप नवे शब्द शिकून घेतले. अभी ये जो है आपके सामने ये लास्ट स्लाइड होगी कि वो बोलती हैं कि उस दिन मैंने बहुत सारे नए-नए शब्द सीखे. हे सगळेच काही नेमके कोणते ते आता मला आठवत नहीं. और वो सारे शब्द कौन-कौन से थे, जो मैंने उस दिन सीखे, वह मुझे याद नहीं है. पण त्या शब्दांत आई, बाबा, बहीण, बाई हे शब्द होते एवढं निश्चित। वो बोलती है कौन-कौन से शब्द थे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उन शब्दों में से ये कुछ शब्द थे आई, बाबा मतलब मम्मी, पापा, बहीन, बहन, बाई, बाई मतलब टीचर। यह शब्द तो मैंने सीखे थे, यह मुझे आज तक याद है। आयुष्यात नव्यानं आलेल्या या शब्दांनी माझ्या भावविश्वात पालवी फुटली. वो बोलती है, मेरी ज़िंदगी में आए हुए इन नए शब्दों के कारण मेरी ज़िंदगी में आए इन नए शब्दों के कारण इन शब्दों के कारण मेरी भावनाओं के अंदर नया उत्साह निर्मित होने लगा। मेरे अंदर भावनाएँ निर्मित होने लगी, मेरे अंदर एक नया उत्साह निर्मित होने लगा. तो दिवस माझ्या दृष्टीनं फार नाट्यमय होता और वो दिन मेरी दृष्टि से मतलब वो देख नहीं पाती थी जो उनको दूसरी दृष्टि मिली थी देखने की। दूसरी दृष्टि मतलब ऐसा नहीं तीसरी आँख आ गई थी। एक स्पर्श से जो पहचानने की जो क्षमता थी वो उनके अंतर्गत निर्मित हो चुकी थी और उनका जीवन बहुत नाट्यमय हुआ. रात्री मी माझ्या चिमुकल्या पलंगावर झोपी गेले. चिमुकला मतलब छोटे से पलंग और रात को जब मैं मेरे छोटे से पलंग पर सोने के लिए गई, तेव्हा माझ्या इतका दूसरा आनंदी जीव कुठे सापडला नसता और तब मैं इतनी खुश थी कि ऐसा लग रहा था कि मेरे इतना खुश रहने वाला इंसान कहीं मिलेगा ही नहीं. दिवसभराच्या आनंददायी आठवणी पुन्हा-पुन्हा मी आठवत राहिले और पूरे दिन में जो खुशी भरी यादें थी, वो बार-बार मैं याद करती रही. जब मैं बेड पे सोने के लिए गई, तो बार-बार मुझे वो चीज़ें याद आने लगी आणि आयुष्यात पहिल्यांदाच मला उद्या कधी उगवतोय याची उत्कंठा लागून राहिली होती. वो बोलती है और ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कल कब आएगा मतलब आने वाला जो कल है, वो कब आएगा? इसकी वो उत्सुकता लग गई उनको वो उत्सुकता से राह देखने लग गई कि रात कब कब खत्म होगी और कब कल सवेरा कब होगा? यह चीज़ की उन्हें उत्कंठा जागृत हो गई, उत्सुकता लग गई। क्यों? क्योंकि अब वो नए-नए शब्द सीख रही थी और उसमें उनको इंटरेस्ट भी आ रहा था और उन्हें जानकारी भी मिल रही थी, उन्हें खुशी भी मिल रही थी। इसीलिए वो चीज़ में वो अग्रसर हो जाती हैं कि अब मुझे सीखना है और वो सवेरे की राह देख रही हैं कि मेरी शिक्षिका कब आएँगी और कब मुझे सिखाएँगी। तो इस प्रकार से हेलन केलर की जो ज़िंदगी थी, जो अंधकार में थी, जो उन्हें शब्दों की तक जानकारी नहीं थी और धीरे-धीरे वो शब्दों के साथ-साथ भावनाओं तक भी आ जाती हैं और फिर वहाँ से उनकी शिक्षा की शुरुआत होती है। तो किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आज हेलन केलर अपना आत्मकथन लिख रही हैं और आज उनका नाम जाना जाता है।
तो शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर लाने के लिए शिक्षा जो है वो एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसीलिए इस पाठ के द्वारा हेलन केलर आपको यह कहना चाहती है कि विद्यार्थियों, आपके पास अभी पढ़ने का मौका है, पढ़ने का समय है, तो आप अच्छी तरीके से पढ़िए। जो भी कुछ कठिनाइयाँ आपके सामने अभी आ रही हैं, उन सबका सामना करते हुए, उन पे उपाय निकालते हुए आपको शिक्षा पूरी करनी ही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, लॉकडाउन चालू है, हमारा स्कूल बंद है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आप तक शिक्षा को पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस क्लास में जॉइन हुए उन विद्यार्थियों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और इस क्लास में जॉइन हो रहे हैं और शिक्षा प्राप्त करने की हेलन केलर की जैसे उनके सामने बहुत कठिनाई होगी, उनके पास नेट पैक नहीं होगा, नेट पैक के लिए पैसे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उपस्थित हो। तो इसलिए इस प्रकार से आप अगर मेहनत करते रहोगे तो आपकी ज़िंदगी में भी प्रकाश ज़रूर आएगा। जिस तरीके से हेलन केलर ने अंधकार से प्रकाश की ओर उन शिक्षा के द्वारा वो आई हैं, तो आप भी अगर अच्छे तरीके से शिक्षा प्राप्त करते रहोगे, तो आपका भी जीवन आगे सुखमय ज़रूर बनेगा। यही हेलन केलर इस पाठ के माध्यम से आपको कहना चाहती हैं। तो यह चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब इसका स्वाध्याय आपके सामने दिखाई दे रहा है की WATER वॉटर हा शब्द हेलन कसा शिकल्या ते लिहून आकृती पूर्ण करा. अब ये जो शब्द है उन्होंने कैसे सीखा? तो सबसे पहले क्या किया था? विहिरीच्या पाण्यात धारेत बाईंनी हेलनचा हात धरून ठेवला. पहले पानी के नीचे उनका हाथ लेकर रखा था उन्होंने. फिर हातावर पाण्याचं ओघळ वाहत असतानाच बाईंनी हेलनच्या हातावर बोटांनी WATER हा शब्द लिहिला. मतलब हाथ से पानी बहते हुए उन्होंने उनके हाथ पर WATER ये शब्द लिखा. हेलनने सगळे लक्ष बाईच्या बोटांच्या हालचालीवर एकवटले. उन्होंने पूरा ध्यान अपने टीचर की उंगलियों पर एकत्रित किया था. तिची गमावलेली स्मृती जागृत झाली और उनका जो याद में था, जो भूल गई थी वो सारी चीज़ें उनको याद आ गई. आपल्या हातावरून थंडगार नाचत उसळत जाते ते पाणी असे वॉटर या शब्दांचे कोडे हेलनला उलगडले. मतलब अपने हाथ से जो ठंडा-ठंडा नाचते हुए जो जा रहा है वो पानी है, वाटर है, ये शब्द की जो क्रिया है वो हेलन को समझ में आ गई। इस प्रकार से आपको ये स्वाध्याय करना है पूरा। उसके बाद जोड़िया-जुड़वा है। आतुर होणे मतलब खूप आनंदित होणे, बहुत ज़्यादा खुश होना। तो आतुर होने का आपका इसमें आपको जो गट है वो वाक् प्रचार है आणि ब गट है जो वह क्या है उसका अर्थ है। तो आपको ये लगाना है, जोड़ियाँ लगानी है। तो आतुर होणे म्हणजे उत्सुक होणे, किसी भी चीज़ के लिए आतुर होना। ये है आतुर होने का अर्थ। तो आपको इसमें ढूँढना है और उसको लगाना है। आतुर होणे म्हणजे उत्सुक होणे, हिरमोड होणे. हिरमोड होणे आपने देखो पाठ में था कि बाई हिरमोड झाली, मतलब वो क्या हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। तर हिरमोड होने का होगा नाराज़ होना. उकड़ियाँ फूटने, उकड़ियाँ फूटने मतलब जब उनको पहला आ जाता है शब्द वाटर तो वो बहुत खुश हो जाती है. तो उकड्या फुटणे म्हणजे खूप आनंद होणे. उसके बाद है पालवी फुटणे. पालवी फुटणे म्हणजे की नवीन उत्साह निर्मित होणे. त्याच्यानंतर आहे मायेची पाखर घालणे. मायेची पाखर घालणे म्हणजे प्रेम करणे. तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो मुझे सुनने के लिए और ये चैप्टर को समझने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।